शुभ विचार। दीपक का जीवन इसलिए वंदनीय नहीं है कि वह जलता है, अपितु इसलिए वंदनीय है कि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों के अंधकार को मिटाने के लिए जलता है। ऐसा ही दीपक बनने का प्रयास हम सभी को करनी चाहिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं हूं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग, जमनीलाल महाविद्यालय, हाजीपुर वैशाली। आज के हिंदी क्लास में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित संस्मरण हरिवंश राय बच्चन पर विचार विमर्श करूंगा। अब आप ध्यान से सुने। संस्मरण क्या है? स्मृति के आधार पर किसी विषय या किसी व्यक्ति पर लिखित आलेख संस्मरण कहलाता है। ऐसी रचनाओं को संस्मरणात्मक निबंध भी कहा जाता है। छायावाद और नए युग के बीच कवि हरिवंश राय बच्चन एक महत्वपूर्ण कड़ी रहे हैं। बच्चन जी को हालावाद का प्रवर्तक भी कहा जाता है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार इस युग में जीवन के निकट यदि कोई कवि है तो वे डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन हैं। ऐसा उन्होंने बच्चन जी के साथ बिताए अनुभवों के आधार पर कह रहे हैं। दिनकर जी कहते हैं कि मानवीय भावनाओं और संवेदनाओं की सामान्य अभिव्यक्ति बच्चन जी के काव्य में प्रचुरता से मिलती है। बच्चन जी का हिंदी काव्य जगत में प्रादुर्भाव तब हुआ जब छायावाद का पतन प्रारंभ हो गया था। छायावादी कवियों के विपरीत बच्चन जी ने ऐसी काव्य निधि हिंदी पाठकों को भेंट की जिसे वे आसानी से ग्रहण कर सके। छायावाद की अस्पष्टता, दुरूहता एवं गंभीरता की तुलना में इनकी रचनाएं जनप्रिय हो उठी, लोगों के सर चढ़कर बोलने लगी। बच्चन जी से लेखक की सर्वप्रथम भेंट कलकत्ता में सन 1935 में हुई थी। बच्चन जी की कविताओं में मस्ती एवं बेफिक्री का आलम मिलता है। बच्चन जी में मंच को प्रभावित करने की अद्भुत क्षमता थी। वे अपनी कविताओं का सस्वर पाठ करते थे और सबको आत्मविभोर कर देते थे। वास्तव में बच्चन जी की लोकप्रियता का कारण हमारे यहाँ का कवि सम्मेलन है। इन्होंने लगभग 500 कवि सम्मेलनों में भाग लिया होगा। मंच पर बच्चन का नाम आते ही दर्शक श्रोताओं में अजीब सा उत्साह उमड़ पड़ता था। तब कवि सम्मेलन की सफलता का एक ही सूत्र था, हरिवंश राय बच्चन। जिस कवि सम्मेलन में बच्चन जी उपस्थित रहते उसकी सफलता का सारा श्रेय बच्चन जी के नाम चला जाता था। बच्चन जी व्यवस्थित और नियमित जीवन बिताने के अभ्यासी थे। उनका व्यक्तित्व सम्मोहक एवं आकर्षक था। उनकी अलकें घुंघराली थी और उनमें अजीब सा आकर्षण था। उनकी आंखों में गहराई के साथ साथ तटस्थता थी। उनके व्यक्तित्व की विशेषता यह थी कि वे अत्यधिक संवेदनशील होते हुए भी बड़े विवेकशील थे। पत्नी श्यामा जी की मौत से बच्चन साहब बहुत आहत हुए। कुछ दिनों के लिए तो उनका कवि व्यक्तित्व बिल्कुल विखंडित हो गया था। पत्नी श्यामा देवी के वियोग में उन्होंने एकांत संगीत और निशा निमंत्रण की रचना की, जिसमें उन्होंने अपने दुख की यथार्थ अभिव्यक्ति की है। कुछ मार्मिक पंक्तियां निशा निमंत्रण से प्रस्तुत की गई है। साथी सोना कर कुछ बात, बात करते सो गया तू, स्वप्न में फिर खो गया तू, रह गया मैं और आधी बात आधी रात, साथी सोना कर कुछ बात।
एक समय तो ऐसा लगा कि पत्नी श्यामा देवी के वियोग में कवि बच्चन जी का काव्य रस सूख गया है, उनकी सहज संप्रेषणीयता समाप्त हो गई है, रस में कवि रसहीन हो गया है। परंतु नहीं, बच्चन जी के कलम से काव्य रस फूटना अभी बाकी था। बच्चन जी के जीवन में प्रेरणा बनकर तेजी बच्चन आई। धीरे धीरे बच्चन जी अपने पुराने रंग में लौटने लगे और रसमय कवि एक बार फिर से सस्वर कविताओं का पाठ कर श्रोताओं को झुमाने लगा। मधुशाला बच्चन जी की एक विशिष्ट रचना है। मधुशाला को समझने में दोहरी भूल हुई है। एक और पाठक समझता है कि ये रचनाएं मदिरा संबंधी है, दूसरी ओर कुछ लोगों का विश्वास है कि यह आध्यात्मिक है। एक समय ऐसा भी आया जब बच्चन जी पर आरोप लगाया गया कि देश जब स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा है, तब देश प्रेम से संबंधित ओजपूर्ण कविता लिखने की जगह वे रूमानी कविताएं लिख रहे हैं। उन्होंने बड़ी सहृदयता से इन आरोपों को लिया और आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि उनके मधु गीत सतही तौर पर रूमानी भले ही हो, परंतु उसके भीतर जीवन संग्राम में कूद पड़ने की संदेश है। वास्तव में देखा जाए तो मधुशाला में ही उन्होंने सभी जातियों और धर्मों की एकता की घोषणा कर राष्ट्रीय प्रेम को प्रदर्शित कर दिया था। इसी में उन्होंने सामाजिक विषमताओं और धार्मिक आडंबर पर भी बराबर व्यंग किए हैं। अपने समय के लेखकों और कवियों के साथ बच्चन जी की खूब बनती थी। उनके साथ बच्चन जी का संबंध अति मधुर, अति व्यापक, अति दोस्ताना एवं भाईचारे का था। बच्चन जी के चरित्र में निर्लिप्तता, निर्मलता एवं विश्वसनीयता का अपूर्व सम्मिश्रण था। उनके व्यक्तित्व से सहज ही कोई प्रेरित हो जाता था। बच्चन जी कभी भी सीमाओं का अतिक्रमण करने के पक्ष में नहीं थे। वे न स्वयं ऐसा करते थे और न दूसरों को ऐसा करने की सलाह देते थे। प्रौढ़ावस्था में बच्चन जी अध्यात्म की ओर मुड़े। संस्मरण लेखनी में दिनकर जी के साथी के रूप में बच्चन जी हमेशा लगे रहते थे। दिनकर जी इन्हें अपना जोड़ीदार ही नहीं बल्कि आधे का हिस्सेदार भी मानते थे। बच्चन जी की भाषा में माधुर्य रस की प्रधानता थी, जो उनकी जन्मजात प्रतिभा थी। भावपूर्ण भाषा में आकर्षण, मधुरता और कला के साथ साथ विचारों के प्रस्तुतिकरण में बच्चन जी बेजोर थे। उनका कोई जोर नहीं था। परिणाम यह हुआ कि बच्चन जी की कविताओं में जीवन का पात्र आनंद के रस भरकर छलक उठता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बच्चन जी हमेशा नए विषय उठाते रहे और पुराने विषयों को नई दृष्टि से देखा। अतएव बच्चन जी की संवेदनाओं में कुछ अर्थ महत्वपूर्ण है और कुछ साधारण भी। इस प्रकार बच्चन की प्रतिभा का मूल्यांकन कर निबंधकार दिनकर जी ने उनके व्यक्तित्व एवं कवित्व की क्षमता की विभिन्न पहलुओं को हमारे सामने बेबाकी से स्पष्ट किया है।